आज हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण 3 प्रश्न करेंगे जो मार्च 2023 की परीक्षा में समाजशास्त्र में आने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें और उन प्रश्नों को करें। तो देखिए, एक अंतर्जातीय विवाह के लाभ क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का प्रश्न 4 नंबर में या फिर बड़े प्रश्न में आ सकता है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन कीजिएगा, परिचय लिखिए यानी कि भूमिका डाल के लिखिए कि अंतर्जातीय विवाह क्या है। जब देखिए, हम अपनी जाति के अलावा दूसरी जाति में जब कोई लड़का या लड़की विवाह करते हैं तो उसको अंतर्जातीय विवाह कहा जाता है। यानी कि अपनी जाति से बाहर जो विवाह किया जाता है वो अंतर्जातीय विवाह कहलाता है। यानी कि इसको हम जैसे इंग्लिश में इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं, और ये आजकल बहुत चलन में है। अब इसके लाभ पूछे गए हैं कि लाभ क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि भारत में जातियां जो है वो हमेशा समाज को बांटने में, विभाजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। इस तरह अंतर्जातीय विवाह होंगे तो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है तो जातिवाद की जो भावना है वो क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। जो ऊंच नीच की भावना थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग आपस में इस तरह से अंतर्जातीय विवाह करेंगे तो जाति प्रथा का या जाति का जो एक तरह से नकारात्मक जो प्रभाव था वो खत्म हो जाएगा। दूसरा लाभ है कि दहेज प्रथा रोकने में ये अंतर्जातीय विवाह सहायक हो सकते हैं, क्योंकि जब हम अपनी ही जाति में विवाह करते हैं तो एक मजबूरी बन जाती है कि अपनी जाति से बाहर जाके हम विवाह नहीं कर सकते। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का देखते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की देखते हैं, कई तरह की बातें हो जाती है। तो थोड़े से हमारे पास विकल्प कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे दहेज की बड़ी क्या होती है, डिमांड होती है। और कुछ जातियों में तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो दहेज प्रथा पर कुछ हद तक रोक लगाई जा सकती है। दूसरी बात है कि अगर जाति से बाहर भी विवाह करने की छूट मिलती है तो कई जातियों में, कई जनजातियों में कन्या मूल्य देकर विवाह किया जाता है। तो ऐसी प्रथाओं पर क्या हो सकता है, रोकथाम लग सकती है। तो ये भी एक क्या है, अंतर्जातीय विवाह का लाभ है। और दूसरी बात, जीवन साथी का चुनाव करने में क्या होते, विकल्प बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम मान लीजिए एक दायरे के अंदर से हमें किसी चीज़ का चुनाव करना पड़ता है तो वहाँ पे हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कोई चीज़ हमारे व्यवहार के अनुसार सही है, कोई नहीं है, लेकिन हमें जब क्षेत्र बड़ा मिल जाता है तो हमारे सामने विकल्प ज़्यादा आ जाते हैं, तो हम उनमें से अच्छा विकल्प चुन सकते हैं। इसी तरह एक लड़का एक लड़के अगर अपनी जाति से बाहर उनको सूटेबल कोई जीवन साथी मिलता है तो वो उसका चुनाव कर सकते हैं। तो हमारे सामने विकल्प जो होते हैं जीवन साथी चुनने के वो अधिक हो जाते हैं। एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाभ माना जाता है। एक नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता को कायम करने में अंतर्जातीय विवाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जातिवाद जो है, जाति प्रथा जो है वो राष्ट्रीय एकता को बहुत नुकसान पहुंचाती है और पहुंचाती आई है। अंग्रेज़ों के समय से ही, राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही और अब तक जातिवाद के कारण भारत की राष्ट्रीय एकता को बहुत ठेस पहुंची है। और आजकल ये अंतर्जातीय विवाह होने लगे हैं तो कुछ जाति प्रथा का जो बंधन था, जाति प्रथा की जो गांठें थी वो धीरे धीरे क्या हुई है, खुलने लगे हैं। नेक्स्ट, सामाजिक प्रगति में सहायक हो सकता है। अगर सब जातियां मिलके ऐसे रहेंगी तो जाति के आधार पर जो दंगे, लड़ाई, झगड़ा, मनमुटाव, इस तरह की चीज़ें क्या हो सकती, ख़त्म हो सकती है। तो इन मुद्दों से हम जातिवाद के क्या है लाभ बता सकते हैं कि किस तरीके से जातिवाद है वो क्या है, एक लाभदायक है। देखिए, पक्ष और विपक्ष की बातें और होती है कि अंतर्जातीय विवाह क्यों नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रश्न सिर्फ यही पूछा गया था कि इसके लाभ क्या है। तो मैंने आपको 5 तरीके से लाभ बताए हैं कि ये इस तरीके से लाभदायक है। दूसरा प्रश्न 2 नंबर में आपका आ सकता है, कार्यशील वर्ग कौन सा होता है। देखिए, जनसंख्या वाला चैप्टर जो आपका
सेकंड है सेंसस वाला, तो उसमें कार्यशील वर्ग है। तो कार्यशील क्या है? कार्यशील वर्ग लोगों का एक समूह है और आयु की दृष्टि से इसको माना गया है कि जो 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक के हो गए हैं वो किसी पे आश्रित नहीं है, वो कार्यशील वर्ग है। जो जो काम करते हैं उससे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होती है, जिस परिवार के सदस्य हैं उनकी आर्थिक आयु में वृद्धि होती है, अपने परिवार में खुद को क्या करते हैं वो लोग विकसित करते हैं, वो उत्पादन करने में क्या होते सहायक होते हैं, उनको हम उत्पादक वर्ग भी बोलते हैं और कार्यशील वर्ग भी बोलते हैं। आश्रित बच्चे जो होते हैं 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं वो खुद के लिए कमा नहीं सकते, तो उनके खाने पीने की, कपड़ों की, उनके मनोरंजन की, खेलने कूदने की सारी व्यवस्था करना कार्यशील वर्ग पर निर्भर होती है। और परिवार के जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो अब पहले बहुत कार्यशील वर्ग में रह चुके हैं लेकिन अभी वो काम नहीं कर सकते, तो उनकी सेवा पानी, उनकी दवाई का खर्चा, उनकी बीमारी का खर्चा, कोई भी किसी भी तरह की होती है वो सारा कार्यशील वर्ग पर होता है। तो ये क्या होता है? कार्यशील वर्ग होता है। आयु के आधार पर बताया मैंने आपको कि 15 से 64 वर्ष तक के होते हैं और इनकी क्षमता काम करने की ज़्यादा होते हैं, इनको हम उत्पादक वर्ग में भी रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे 3 नंबर में या 4 नंबर में, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि सावित्रीबाई फुले के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए सावित्रीबाई फुले गोविंदराव फुले की पत्नी थी। इतना हमें पता है कि ज्योतिबा फुले जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी पत्नी थी। और बालिकाओं के उत्थान के लिए भारत में प्रथम इन्होंने विद्यालय खोला और प्रथम शिक्षिका बने और महिलाओं की शिक्षा प्रदान करने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और समाज के अंदर जो शूद्र वर्ग के साथ यानी कि निम्न वर्ग जिसको कहा जाता था, समझा जाता था, उनको शिक्षित करने में और उनमें सुधार करने में इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये एक सैनी परिवार के थे, क्योंकि इनका जब हमें जीवन परिचय पढ़ते हैं तो ये सब्जियां, फूल पैदा करने वाले परिवार से संबंधित थे। तो इन्होंने शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए, निम्न जातियों के उत्थान के लिए बहुत काम किया। तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को कर लीजिएगा। और ये 2023 मार्च में अभी 17 तारीख को जो पेपर होने वाले हैं उसमें ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इन प्रश्नों को कीजिए। और सभी स्टूडेंट्स से मैं कहूँगी कि अब परीक्षा के दौरान वो किसी तरह का तनाव ना लें, क्योंकि देखिए जिंदगी जो है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से मिली हुई है। भगवान ने सोच समझ के 24 घंटे बनाए हैं, सोच समझ के हमें उतना ही काम दिया है, ना काम की अधिकता है ना समय की अधिकता है। बस हमें ज़रूरत है तो हमें अपनी पढ़ाई को और अपने टाइम को हमें एक तरह से मैनेज करना है। और जो बच्चा उसको मैनेज कर लेता है वो दबाव में नहीं रहता है, जो दबाव में नहीं रहता है वो हर काम को बड़े अच्छे तरीके से करता है। आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन सा प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।